हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त विशाल सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बुक्स रीडिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं चालुक्य वंश के द्वितीय पार्ट वेंगी के चालुक्य के बारे में। वेंगी के चालुक्य के बारे में चर्चा करने से पहले यह बात हम जान लेते हैं कि इससे पहले हमने वातापी या बादामी के चालुक्यों के बारे में चर्चा की है, जिसका वीडियो आप चैनल में जाइए आपको मिल जाएगा। चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी चालुक्यों ने आंध्र प्रदेश के वेंगी में खुद को स्थापित किया। हम सबको पता है कि पुलकेशन द्वितीय ने जब कांची के पल्लवों को हराया था तो उनसे वेंगी का जो क्षेत्र था वो प्राप्त कर लिया था और वह क्षेत्र अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया था। तो जब विष्णुवर्धन को दे दिया था और वो क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया था, वह पुलकेशन द्वितीय के अधीन ही कार्य कर रहा था। संभवतः पुलकेशन द्वितीय की जब मृत्यु हुई थी, जब नरसिंह वर्मन से पल्लव नरेश जो था नरसिंह वर्मन, उससे युद्ध करते हुए जब पुलकेशन द्वितीय की मृत्यु हुई तो विष्णुवर्धन ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तथा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया। आरंभ में वेंगी जो था वो पूर्वी चालुक्यों की राजधानी वेंगी रही। आधुनिक जो एलियूर है ये वेंगी के चालुक्यों की राजधानी थी। वेंगी का प्राचीन चालुक्य राज्य मुख्यतः कृष्णाम गोदावरी नदियों के बीच था। जैसा कि आप जानते हैं कि कृष्णाम गोदावरी नदियों के बीच का जो क्षेत्र था वो वेंगी के प्राचीन चालुक्य वंश का जो क्षेत्र कृष्णा और वेंगी गोदावरी नदियों के बीच में था, इसकी राजधानी वेंगी थी। अभी हमने पढ़ा कि वेंगीपुर या वेंगी जो भी आ जाए, आप ध्यान से देखना इसके बारे में। लेकिन बाद में राजमहेंद्र वर्मन एक स्थान था, आधुनिक राजमुंदरी जिसे कहते हैं, राजमुंदरी जो है उसमें ये चले गए वहाँ पर। वेंगी पर पूर्वी चालुक्यों का, ये चालुक्यों नहीं होगा चालुक्यों होगा, चालुक्यों का 5 सदी तक शासन रहा। मतलब लगभग ये 500 वर्षों तक ये शासन करते रहे और 1189 ईस्वी में चोलों के सामंत के रूप में ये शासन कर रहे थे। 999 ईस्वी में जो राजराज चोल थे उन्होंने चालुक्यों को हराया और उसके बाद ये चोलों के सामंतों के रूप में शासन करते रहे। उनके राज्य ने अंततः होयसल जो हुए और यादवों के आगे घुटने टेक दिए। जो यादव हुए, जो देवगिरी या इस तरीके जो यादव हुए उनके आगे इन्होंने घुटने टेक दिए। उन्होंने इस वंश को समाप्त कर दिया। इस वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन, यही विष्णुवर्धन जो पुलकेशन द्वितीय का भाई भी है, ने 615 से 633 ईस्वी के मध्य शासन किया। अब विष्णुवर्धन के बारे में जानते हैं। वेंगी का प्रथम चालुक्य विष्णुवर्धन महापराक्रमी, कुशल सेनानायक तथा योग्य प्रशासक था। वह बहुत समय तक अपने भाई वातापी के पुलकेशन, वो जो पुलकेशन द्वितीय था वो वातापी पर शासन कर रहा था, पुलकेशन द्वितीय के प्रति निष्ठावान बना रहा तथा उसकी विभिन्न युद्धों में भाग लिया। उसने उसके विभिन्न युद्धों में सहायता की। सतारा में एक अभिलेख मिलता है जो 617-18 ईस्वी में था, में वह अपने को युवराज तथा बादामी के शासक का प्रिय कहता है। अपने आप को वह युवराज कहता है तथा बादामी के शासक जो थे पुलकेशन द्वितीय उनको उनका प्रिय कहता है खुद को। बाद में जिस समय पुलकेशन द्वितीय पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ भीषण युद्ध में व्यस्त थे, जब पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन थे उनसे युद्ध में व्यस्त थे, तब उसी समय विष्णुवर्धन ने वेंगी पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और विषम सिद्ध की उपाधि धारण की। यह इंपॉर्टेंट है और यह ध्यान रखना। उपाधियां मैंने कल भी बताया था, पिछले पार्ट में भी अंडरलाइन भी कर दी थी कि उपाधियां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि किस शासक ने कौन सी उपाधि धारण की। तो जब हर्ष को पुलकेशन द्वितीय ने हराया था तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। मंगलेश ने वो जो वैष्णव धर्म को अपनाया था और उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसी तरीके से किसी को अवनी जानाश्रय, कोई सत्याश्रय, इस तरीके से उपाधियां हैं, ये ध्यान देना आप लोग। एक स्वतंत्र शासक के रूप में विष्णुवर्धन ने कम से कम 2 ताम्रपत्रों को उत्कीर्ण कराया जो विजयपट्टम से पाए गए। इनके जो 2 ताम्रपत्र थे स्वतंत्र शासक के रूप में, उनको उत्कीर्ण कराया जो विजयपट्टम से प्राप्त हुए। विजयपट्टम एक स्थान है, वहाँ से प्राप्त हुए। लेखों से पता चलता है कि विष्णुवर्धन ने अपने बाहुबल से महेंद्र पर्वत श्रृंखला तक और तथा कलिंग को तथा पूर्वी समुद्री तट आंध्र प्रदेश को जीत लिया।
मतलब इसने आधुनिक कलिंग जो है उड़ीसा में पड़ता है, तो इसने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जीत लिया था और कलिंग का कुछ भाग अपने राज्य में अवश्य सम्मिलित किया था। इसने संस्कृत के महान विद्वान भारवी को संरक्षण दिया, जिन्होंने किरातार्जुनीयम ग्रंथ की रचना की। अब इस बात को आप अंडरलाइन करने वाली बात है कि अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रविकीर्ति ने कहा था कि उसने एहोल अभिलेख लिखकर कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त किया। आप पूछ सकते हैं कि रविकीर्ति किसके दरबार में थे, भारवी किसके दरबार में थे, तो ये बात याद रखें कि भारवी जो थे वो विष्णुवर्धन प्रथम के दरबार में थे और इन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की और यह संस्कृत के विद्वान थे। उसने मकरध्वज, विषम सिद्धि तथा विट्टराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। ये मैंने अभी कुछ देर पहले भी मैंने आप सबको बताया था कि उपाधियां बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मकरध्वज है, विषम सिद्धि है और विट्टराज जैसी उपाधियां धारण की। चलिए कहाँ चला गया, चलिए कोई बात नहीं। अब अगला शासक पड़ता है। इसके बीच में काफ़ी शासक हुए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ही हम शासकों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। विजयादित्य द्वितीय, इसके पहले विजयादित्य प्रथम भी हुए थे परंतु इतने महत्वपूर्ण नहीं थे और उनके बारे में जानकारियाँ भी उतनी ज़्यादा मिलती नहीं हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है हम उसी पे ध्यान देंगे। इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक था, यह जो था इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक था जिसने राष्ट्रकूट गंग के खिलाफ सफल राष्ट्रकूटों और गंगों के खिलाफ इसने सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। गुजरात में अभियान चलाया, यहाँ तक कि राष्ट्रकूट अभिलेखों में विजयादित्य के हाथों अपनी हार स्वीकार की है। राष्ट्रकूट जो अभिलेख मिलते हैं उसमें राष्ट्रकूटों ने लिखा है कि वो विजयादित्य से हार गए थे। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके राज्य की महिमा चालुक्यों के महासागर में डूब गई और यह किसके समय में हुआ, विजयादित्य द्वितीय के समय में हुआ। विष्णुवर्धन चतुर्थ के शासन के उपरांत विजयादित्य द्वितीय वेंगी के राज सिंहासन पर बैठा। जो विष्णुवर्धन चतुर्थ था उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, परंतु उसके बाद विजयादित्य जो है ये इंपॉर्टेंट शासक है। यह वेंगी के राज सिंहासन पर बैठा। यह पूर्वी चालुक्य राजवंश का सर्वशक्तिमान शासक था। इसके बारे में इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। यद्यपि विजयादित्य द्वितीय वेंगी के योग्यतम चालुक्य शासकों में एक था, किंतु अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में उसने अनेक असफलताओं का सामना करना पड़ा। इसके भाई भीम चालुक्य ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय। अब यही एक चीज़ याद रखने योग्य है कि जब बादामी के चालुक्यों का अंत हुआ तो राष्ट्रकूट जो थे उनके संस्थापक दंतदुर्ग ने उस वंश का अंत किया और वो इनके समकालीन आ गए क्योंकि इनका भी शासन चल रहा था। तो अब इनका और राष्ट्रकूटों का एक निरंतर संघर्ष चलता रहेगा जब तक कि राष्ट्रकूटों का अंत न हो जाए। और राष्ट्रकूटों का अंत जो होगा वो अलग टॉपिक में हम लोग देखेंगे, राष्ट्रकूट अलग पढ़ेंगे। इसे गोविंद तृतीय की सहायता से इसे पराजित कर वेंगी पर अधिकार कर लिया। भीम जो था, इसका जो भाई था भीम प्रथम, उसने वेंगी पर अधिकार कर लिया। विजयादित्य अपनी पराजय से निराश नहीं हुआ और राष्ट्रकूटों से वेंगी को मुक्त कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा। संयोग से 1814 ईस्वी में गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र अमोघवर्ष तो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, इसके बारे में याद रखना, ये पूछा जाता है। अमोघवर्ष ने उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक झगड़े शुरू हो गए। अमोघवर्ष प्रथम के उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक झगड़े हो गए। अमोघवर्ष का संरक्षक जो था वो कर्क था, वो इस विद्रोह को दबा न सका। अंततः जो ये विजयादित्य द्वितीय थे, इन्होंने दोबारा अपने साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब पढ़ते हैं विजयादित्य तृतीय। यह भी इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसका जो समय था वो 848 से 892 ईस्वी लगभग माना जाता है। और जो प्राचीन इतिहास में जो समय को लेकर विवाद रहते हैं तो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि जो समय है वो निश्चित नहीं था, वो अभिलेखों से मिला, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा इस टाइम पे हुआ था, इसका मतलब ये यहाँ पर शासक रहा होगा। चलिए विजयादित्य तृतीय के बारे में देख लेते हैं।
यह भी इस राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने न केवल पल्लवों को पांडवों नहीं होगा, ये पांड्यों का होगा, पांड्यों को, गंगों को, राष्ट्रकूट, कलचुरी और दक्षिण कौशल पर जीत हासिल करने का दावा किया। बल्कि उसने एक और दावा किया था कि उसने एक चोल राजा को आश्रय प्रदान किया। अब इसके समय में चोल जो थे वो भी अस्तित्व में आ चुके थे और अच्छा अस्तित्व में आ गए थे। अब इसके बाद पढ़ते हैं भीम प्रथम, वही भीम है। विजयादित्य तृतीय की मृत्यु के बाद उसका भतीजा भीम चालुक्य जो भीम प्रथम था, वह लगभग 892 ईस्वी में चालुक्य वंश का उत्तराधिकारी हुआ, जो विक्रमादित्य का पुत्र था। ये जो विक्रमादित्य थे, इनके विजयादित्य के भाई थे, तो उनका जो पुत्र था वो इस गद्दी पर बैठा। भीम जो प्रथम को आरंभ में अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके चाचा जो थे युद्धमल्ल, अब युद्धमल्ल एक शासक थे। हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि युद्धमल्ल कोई उपाधि होगी तथा कुछ अन्य पारिवारिक सदस्यों उसके राजरोहण का विरोध कर रहे थे। जो पारिवारिक सदस्य थे उसके राजरोहण का विरोध कर रहे थे। चाचा युद्धमल्ल ने राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय से सहायता मांगी। अब पिछले में हमने देखा था विक्रमादित्य द्वितीय के समय में कि उसके समय में जो भीम चालुक्य थे उन्होंने गोविंद तृतीय से सहायता मांगी, राष्ट्रकूट शासक। और अब जो ये युद्धमल्ल हैं, इसने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय से सहायता मांगी। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती कि इस समय राष्ट्रकूट जो थे वो प्रभावशाली हो चुके थे। कृष्ण भी विजयादित्य के हाथों हुई अपनी हार का पराजय का बदला लेना चाहता था। कृष्ण जो था वो विजयादित्य के हाथों हार चुका था। उसने तुरंत एक सेना वेंगी भेजी। वेमुलावाड़ के चालुक्य लेखों से तथा कन्नड़ कवि पंप भारत, इनकी अब ये याद रखने योग्य है कि कन्नड़ के एक कवि थे पंपकृत। तो पंपकृत की एक है पंप भारत अथवा विक्रमार्जुन विजय, ये दो रचनाएं मत भूलना, इम्पॉर्टेंट है। पंपकृत की जो रचना है वो पंप भारत और विक्रमार्जुन विजय से पता चलता है कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के सामंत वडेग, अब इसको याद रखने योग्य है, नाम कठिन है परंतु याद रखना पड़ेगा। कृष्ण तृतीय ने अपने सामंत वडेग को भेजा था। उसने वेंगी पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण द्वितीय के सैनिकों ने गुंटूर तथा नेल्लोर तक दक्षिण में चालुक्य राज्य को रौंद डाला। अब ये बहुत ताकतवर हो चुके थे, इन्होंने चालुक्य राज्य को रौंद डाला। चालुक्य राज्य का एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। युद्ध भूमि में भीम को बंदी बना लिया गया, किंतु कुछ समय बाद कृष्ण द्वितीय ने उसे मुक्त कर दिया। पहले इस युद्ध में भीम द्वितीय बंदी हुए, उसे मुक्त कर दिया गया। अब इसके बाद एक और शासक आएंगे, वो जो अल्पकाल के लिए शासक हुए, विजयादित्य चतुर्थ। ये सिर्फ 6 माह के लिए शासक हुए। 922 में ये शासक बने और ये सिर्फ 6 माह के लिए शासक बने। भीम प्रथम की मृत्यु के बाद विजयादित्य लगभग 922 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसने ये 6 माह के लिए शासक बने, उन्हें उपाधियाँ भी धारण कर ली। खैर, अब उपाधियों के बारे में देख लेते हैं। इसने गंड भास्कर तथा गंड भास्कर तथा कुल्लभिगंड उपाधियाँ धारण की। उपाधियाँ वैसे कठिन तो हैं परंतु याद रखनी पड़ेंगी कि गंड भास्कर और कुल्लभिगंड जो है वो विजयादित्य चतुर्थ की उपाधि थी। यद्यपि इसने सिर्फ 6 माह ही शासन किया, किंतु इस अल्पकालीन शासन के दौरान न केवल इसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया, ये राजा तो सिर्फ 6 माह रहा, लेकिन इसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया। दक्षिण विराजपुरी के युद्ध में कलिंगों को गंगों के विरुद्ध भी सफलता प्राप्त की, किंतु दुर्भाग्यवश इस युद्ध में, ये जो गंगों के विरुद्ध युद्ध था, इस युद्ध में दुर्भाग्यवश जो मतलब इनकी विजयादित्य की मृत्यु हो जाती है। चलिए फिर से हट गया, हम ढूंढ लेते हैं इसको। चलिए मिल गया। इसके बाद एक शासक हुए हैं अम्रराज प्रथम। ये जो अम्रराज प्रथम हैं, ये और ये आगे अम्रराज प्रथम और भीम द्वितीय, ये दोनों पुत्र थे। तो यह और अम्रराज प्रथम जो था ये विजयादित्य का ज्येष्ठ पुत्र था, जो 922 ईस्वी में शासक बना। इसके समय में वेंगी की स्थिति बहुत नाजुक थी। उत्तराधिकार को लेकर आपसी संघर्ष, उपसी नहीं होगा, यहाँ पर आपसी होगा। चलिए सही कर देते हैं, लेकिन सही तो होगा नहीं। ऐसे आप ध्यान देना इस बात पर कि उपसी नहीं होगा, आपसी होगा। आपसी संघर्ष चल रहा था।
जिसमें अम्ब प्रथम तथा उसके चाचा विक्रमादित्य द्वितीय की भूमिका थी। चालुक्यों का परंपरागत शत्रु राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय भी विद्रोहियों का साथ दे रहा था। जैसा कि हमने पिछले 2-3 शासकों में देखा कि राष्ट्रकूट जो थे वो चालुक्यों के राजकाज में हस्तक्षेप कर रहे थे, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली थे। अम्बराज प्रथम 1922 में गद्दी पर बैठा और उसने राजमहेंद्र तथा सर्वलोकाश्रय ये 2 उपाधियाँ धारण की। अब उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए। वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो आप JK बुक्स रीडिंग नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो हमारा जो बढ़ेगा उत्साह और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाते रहेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। भीम द्वितीय ये लगभग 12 वर्षों तक ये शासन करता रहा। 935 से 947 तक ये शासक रहा। वेंगी के चालुक्य राज्य को गृहयुद्ध और अराजकता के भंवर से बाहर निकालने का श्रेय चालुक्य भीम द्वितीय को जाता है। इसके समय में जो पुराने टाइम पर गृहयुद्ध हो रहे थे, जो चाचा भतीजे का झगड़ा या इस तरीके से जितना भी गृहयुद्ध हुए हैं, उसमें राष्ट्रकूटों की मदद लेना और ये सब, इससे इस भीम द्वितीय ने पूरे साम्राज्य को बाहर निकाल लिया। भीम द्वितीय ने भीम द्वितीय जो था वो विजयादित्य चतुर्थ की पत्नी मेलाम्बा से उत्पन्न पुत्र और अम्ब प्रथम का सौतेला भाई था। अम्ब प्रथम जो था वो ज्येष्ठ था, तो वो पहले शासक बना। उसके बाद भीम द्वितीय जो था वो भी उन्हीं का सौतेला भाई था और उनकी माता का नाम था मेलाम्बा और ये विजयादित्य चतुर्थ के ही पुत्र थे। चलिए आगे देखते हैं। चालुक्य भीम द्वितीय ने लगभग 5 वर्षों तक राष्ट्रकूटों तथा अपने संबंधियों से निरंतर संघर्ष किया। 1930 में गोविंद के शासन के विरुद्ध उसने कुछ उच्च अधिकारियों ने बडेग तथा उसके पुत्र कन्नर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसका साथ कुछ अन्य सामंत भी दे रहे थे। गोविंद उन्हें दबा नहीं सका तथा विद्रोह बढ़ता चला गया। राष्ट्रकूटों की आंतरिक कलह का लाभ उठाकर चालुक्य भीम द्वितीय ने राष्ट्रकूट सेनाओं को चालुक्य राज से बाहर खदेड़ दिया। अब राष्ट्रकूट इतने ताकतवर थे कि सीधे सीधे तो उन्हें भगाया नहीं जा सकता था, पर जो भीम द्वितीय था ये मौके की तलाश में था और तब ये शासक नहीं बना था। इसने देखा कि आपस में कलह में सब लगे हुए हैं, सब विद्रोह चल रहा है, तो इसने मौके का फ़ायदा उठाया और जब वो कलह होने लगी, उनका आंतरिक विद्रोह हुआ, तो इसने राष्ट्रकूटों की सेना को चालुक्य राज से बाहर खदेड़ दिया। युद्धमल्ल के सामने हथियार डालने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। युद्धमल्ल जो था वो इन्हीं के परिवार का ही एक सदस्य था और उसने काफ़ी विद्रोह कराए थे, पिछले हमने पहले भी देखा। उसके दोनों पुत्र बाडप और ताल द्वितीय ने भागकर राष्ट्रकूट दरबार में शरण ली। ये ताल द्वितीय के बारे में हम आगे जानेंगे, वैसे राष्ट्रकूट वंश में ये इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पर नहीं देखेंगे। इस प्रकार 935 के आसपास चालुक्य भीम द्वितीय वेंगी के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, वैसे शब्द सही है। भीम द्वितीय चालुक्य आरूढ़ हुआ। चलिए चालुक्य भीम द्वितीय ने विष्णुवर्धन, गंडमहेंद्र तथा राजमार्तांड, इसने बहुत सी उपाधियां धारण की। इसको हम देख लेते हैं। विष्णुवर्धन, गंडमहेंद्र, राजमार्तांड, सर्वलोकाश्रय, त्रिभुवन नकुंस आदि की उपाधि धारण की। इसने त्रिभुवन नाकुंस, विष्णुवर्धन, गंडमहेंद्र, राजमार्तांड, सर्वलोकाश्रय की उपाधियां धारण की। संभवतः उसने बैजवाड़ा में मल्लेश्वर स्वामी के मंदिर तथा इसी के निकट बौद्ध विहार का निर्माण कराया। जो बैजवाड़ा में मल्लेश्वर स्वामी का मंदिर है तथा उसी के निकट एक बौद्ध विहार, इसका निर्माण इसने कराया था। यह लगभग 12 वर्षों तक शासन करता रहा। इसके शासन करने के बाद 1947 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद चोल राजा, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था कि इनका जो आगे का राज्य था वो चोलों के अधीन आ गया था, तो इसके बाद जो चोल राजा राजराज ने 999 में चालुक्यों पर अधिकार कर लिया तथा इनका राज्य चोलों के अधीन चला गया और इनके अधीन इन्होंने 1189 तक शासन करते रहे। उसके बाद ये यादवों और होयसलों से पराजित हो गए। और चलिए, धन्यवाद।